अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली है पाकिस्तान के जो पानी का मसला है, द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप अपना पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर उठा के देखो तो उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, वो आपने कवर करने हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं इकॉनमी पे वीडियो बना चुका हूँ। ये दूसरा जो है आपका वाटर पे मैं बना दूंगा, थर्ड ग्लोबल वार्मिंग पे भी मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, इसके अलावा जो पॉपुलेशन का मसला है और जो बाकी थोड़े बहुत जैसे एजुकेशन का इशू हो गया, ये आपने खुद कवर करने होंगे। ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे आज इसके कि ऑलमोस्ट इसके हर एस्पेक्ट को कवर करें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पानी का मसला है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान का। हम इस चीज़ को अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे, हमारी आवाम में इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस मसला बनता जा रहा है हमारे लिए। मैंने एक आगे आर्टिकल शेयर किया हुआ है, आपने वो पढ़ना है। तो वो डिप्लोमेट का आर्टिकल है, उसमें यही कह रहा है जो हमारा राइटर है कि यार पाकिस्तान में इकोनॉमी का मसला हो गया, जो भी मसले हैं इस पे तो पाकिस्तान का मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एक डॉन्टिंग चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, वो पानी का मसला है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, जिस पे कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, कोई इसको इतना हाईलाइट नहीं कर रहा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको समझें कि कितना संगीन मसला हमारे लिए है। ठीक हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली हम कॉजेज़ को पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में जो पानी का मसला है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्टली वी कैन टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, कि हमें क्या करना चाहिए। सही हो गया, हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, तो मैं उन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जस्ट ऊपर ऊपर से आपको सारा सारा आइडिया दे दूंगा, आपने खुद इन चीज़ों को डिटेल में लिख लेना है। सो लेट्स बिगिन। देखो, कहा जाता है कि अगर इस सेंचुरी, देखो इस सेंचुरी की जो वॉर्स हैं वो ऑयल पे हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जो नेक्स्ट सेंचुरी की जंगें होंगी ना, वो पानी पे होंगी। ठीक है, जो नेक्स्ट सेंचुरी की जो वॉर्स होंगी उनकी बेस वाटर होगी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखो, वाटर आपके पास जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, वाटर आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक हो गया। अब दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है। ठीक है, दुनिया में लोगों का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, पानी का यूजेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन पानी तो उतना लिमिटेड ही है, और ऊपर से जो पानी लिमिटेड है उसको भी हम बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करें, कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। तो पानी की जो जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो इस वजह से एक दौर ऐसा आएगा कि पानी बिल्कुल बहुत कम रह जाएगा, और फिर कंट्रीज़ क्या करेंगे, लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आपको 2014 का ओबामा का कोट बता रहा हूँ कि उसने कहा था कि इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो कोई मसला होगा तो वो पानी के मसले पर ही होगा। सही है, ये बाराक ओबामा ने कहा था 2014 पे। सो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप दुनिया में देख लो तो आपके पास कैसी आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, कि आपके पास अगर आप अर्थ को देखो तो उसमें ऑलमोस्ट जो 70% है हमारा अर्थ का, वो वाटर ने कवर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इसमें से जो 70% है, इसमें से आपके पास तकरीबन 97% वाटर जो है वो आप पी नहीं सकते, वो पीने के लिए ठीक नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकते वो आप। ठीक है, जिसमें आपके पास ओशंस वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमक वगैरह बहुत हो जाता है, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ 3% वाटर अवेलेबल है आपके पास जो पीने के काबिल है, जिसको आप फ्रेश वाटर बोलते हो। ठीक है, अब इसकी सोर्सेज क्या हैं? इसकी सोर्सेज में आपके पास जो ग्लेशियर्स हैं वो है, वो पानी है। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है वो है, जो रेन्स हैं वो है, उसके अलावा जो रिवर्स हैं ये। सो ये बेसिकली ये आपके पास अवेलेबल पानी है। 3% जिनकी सोर्सेज मेनली ये हैं, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर और रिवर्स। उसके अलावा जितना भी दुनिया में पानी है, समंदर का, ओशंस का, वो लाइक नहीं है, काबिल नहीं है कि पिया जा सके। ठीक है, तो पानी लिमिटेड है दुनिया में, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अब सिचुएशन क्या आ गई है कि तकरीबन 4 बिलियन लोग जो हैं वो पानी की कमी का शिकार हैं। ठीक है, अच्छा, बाय द वे जो फैक्ट्स वगैरह मैंने जितने भी स्लाइड्स में दिए हुए हैं, इनके आपको लिंक इसी पावर पॉइंट के में मिल जाएंगे। उसके अलावा कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, तो आप वहाँ से देख लेना इस चीज़ को। ठीक है, तकरीबन 4 बिलियन लोग, यानी कि 4 अरब लोग जो हैं आपके पास, उनके पास पानी की किल्लत है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना। ठीक है,
और 2 मिलियन लोग ऐसे मुल्कों में रह रहे हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई इनएडिक्वेट है। ये तो बहुत बुरी हालत है पानी की। सही है ना। इसी तरह से अगर आप बात करो यहाँ पर, तो यानी कि इंडिया और चाइना, आपको पता है इंडिया की आबादी तकरीबन पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। लाइक वाइज चाइना की भी 1.45 बिलियन के अराउंड ही है। तो इनकी हाफ पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन इनकी, अगर आप इनको देख लो तो तकरीबन ये कोई आई थिंक 1.2 बिलियन समथिंग टोटल बनता है। इतनी आबादी इनकी, इनके पास भी पानी की अवेलेबिलिटी सही से मौजूद नहीं है। ठीक है। तो पानी बहुत कम होता जा रहा है और हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। हम प्योरली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे इसको। तो पानी के जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, वाटर से यहाँ पे मतलब है फ्रेश वाटर। ठीक है। जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में वो क्या हैं? एक तो रिवर फ्लोज हैं आपके पास, जो पाकिस्तान में जो दरिया हैं उनसे हमें पानी मिल रहा है। ठीक है। जैसे आपको आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारा दरिया कौन सा है? रिवर इंडस। ठीक है। जिसमें आपके बाकी दरिया भी गिर जाते हैं आके, झेलम वगैरह। ठीक है। तो उसकी जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज़ 142 MAF, 142 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, कुछ जगहों पे आपको 140 मिलेगा, कुछ जगहों पे आपको 136 मिलेगा, कुछ जगहों पे 150 समथिंग लाइक दैट मिलेगा। तो ये नंबर जो है ना, एग्जैक्टली मयरेबल नहीं है। ठीक है। कि पानी कितना गुजर रहा है हर साल, तो ये एक एवरेज नंबर होता है। तो मोस्टली आपको 142 मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 142 MAF लिखा है। ठीक है। तो आप भी इसको फॉलो कीजिएगा। तो पाकिस्तान में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें रिवर फ्लोज आ जाते हैं, जिसमें रिवर इंडस मेनली कंट्रीब्यूट करता है हमारे लिए, दैट इज़ 142 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है। इसके अलावा मकान कोस्टल बेसिन जो है वो 3 मिलियन एकड़ फीट देता है। और खारान क्लोज डेजर्ट जो है हमारे पास, दैट इज़ 0.8 मिलियन एकड़ फीट देता है। तो ये हमारे पास रिवर फ्लोज हैं जहाँ से हमारे पास पानी आता है। सही है। यानी कि हमारे पास टोटल अगर आप इसको देख लो तो 146 MAF पर एनम पानी आता है इन रिवर्स से। ठीक है। जिसमें से तकरीबन हम 106 MAF जो वाटर है वो यूज़ कर देते हैं अपने एग्रीकल्चर में। ठीक है। आपको मैंने बताया है बारहा कि जो पाकिस्तान है इट इज़ एन एग्रेरियन कंट्री या फिर एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान की इकॉनमी एक इरीगेरियन इकॉनमी है। ठीक है। हमारा ज़रात पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। तो इसलिए तकरीबन 90% जो हमारा वाटर है वो चला जाता है आपके इरिगेशन में, आपके एग्रीकल्चर में। ठीक है। और फिर देखो 106 इधर गया, 36 चला जाता है आपके पास नीचे डाउन स्ट्रीम में। ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में से नीचे जाता है, उसमें से भी 10% आपका यूज़ हो जाता है जो डोमेस्टिक यूज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं पानी, यानी कि 10 MAF, ये 10 MAF है। सही है। तो 10 MAF यूज़ हो जाता है आपका इंडस्ट्रीज़ में, डोमेस्टिक हाउस होल्ड वगैरह इन सब चीज़ों में। रिमेनिंग आपका ज़ाया कर देते हो, आप समंदर में गिरा देते हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, इतना आपको डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए, आपको इतना डंप नहीं करना चाहिए समंदर में, लेकिन हमारा हो जाता है। ठीक है। सो आई रिपीट, आपको आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि टोटल इंडस रिवर्स 142 आ रहा है। उसके अलावा 3 मिलियन एकड़ फीट आपका मकरान कोस्टल बेसन से आ रहा है, और लाइक पास 0.8 यहाँ से आ रहा है। ठीक है। ये आपके पास टोटल रिवर का वाटर फ्लो है। ठीक है। जो पर एनम होता है, जो एक एयर में आपके पास आता है पर एनम। ठीक है। वो इतना रिवर फ्लो है, इतना पानी हमारे पास आ रहा होता है, जिसमें से हम 106 MAF जो है वो अपनी ज़रात में डाइवर्ट कर देते हैं, जिसमें KP के भी आ जाता है, पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध के इलाके वगैरह, वहाँ पे यूज़ होता है पानी। ठीक है। 36 को आप डाउन स्ट्रीम भेज देते हो, उसमें से 36 जो है वो डाउन स्ट्रीम 36 मिलियन एकड़ फीट डाउन स्ट्रीम आ जाता है, जिसमें से आप 10 मिलियन एकड़ फीट यूज़ कर लेते हो लो अपनी इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड वगैरह में। रिमेनिंग आपका इंडियन ओशन में चला जाता है पानी। ठीक है। सो ये आपकी एक वाटर रिसोर्स, एक वाटर रिवर फ्लो है वाटर रिसोर्स, जिसकी ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कितना आता है कितना कहाँ पर जाता है। ठीक है। दूसरा आपके पास एक दूसरी जो है वो आपके पास है ग्राउंड वाटर। तो आपके पास, सॉरी, ये अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं इसको। ठीक है। जो हमारे ज़मीन के अंदर पानी है, जिसको आप ट्यूबवेल्स के थ्रू पंप करके निकालते हो। ठीक है। तो पाकिस्तान इसमें से तकरीबन 50 MAF, 50 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान निकालता है। ठीक है। पंप करके जमी ज़ेर ज़मीन से, वे ट्यूबवेल एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है। और वो सारा का सारा पानी आप कहाँ यूज़ करते हो? मोस्टली वो आपका यूज़ होता है अगेन एग्रीकल्चर में। ठीक है।
तो आपकी दूसरी रिसोर्स है ग्राउंड वाटर, वो अभी आपको पता चल गया कि कहाँ से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तीसरा आपके पास आ जाता है फिर रेनफॉल, ये भी एक बहुत बड़ी रिसोर्स है हमारे फ्रेश वाटर की। अब रेनफॉल्स आपके पास जो होती हैं, जो रेंज होती हैं बेसिकली, वो प्राइमरीली आपके पास मानसून की होती हैं रेंज, ठीक है। उसके अलावा वेस्टर्ली करंट्स की भी रेंज होती हैं, ये मई के महीने में मोस्टली होती हैं, ठीक है। और तकरीबन पाकिस्तान में जो एनुअल एवरेज एक एवरेज है रेन की, वो 12 इंचज़ है, उससे तकरीबन 17 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान में आता है, सही है। तो अगर आप इनको टोटल देखो तो तकरीबन 210 टू 220 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान में पानी आता है। अगर हम तीनों को मिलाएं, रिवर्स को, ग्राउंड वाटर को, और आप कह लो कि रेनफॉल वगैरह को, इन सबको मिलाएं तो हमारे पास तकरीबन 210 220 मिलियन एकड़ फीट फ्रेश वाटर पाकिस्तान में आता है पर एनम, हर साल, ठीक है। जिसमें से 170 मिलियन एकड़ फीट आप यूज़ कर लेते हो इरीगेशन में, ठीक है। 5.8 आपका यूज़ हो जाता है सैनिटेशन में, हाउस होल्ड वगैरह, डोमेस्टिक यूज़ वगैरह में, ठीक है। और 2.2 मिलियन एकड़ फीट, अच्छा ये ना MAF है यहाँ पर आगे, ठीक है, इसके MAF तो 2.2 मिलियन एकड़ फीट आपका यूज़ हो जाता है इंडस्ट्री में। सो बेसिकली ये आपके वाटर रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, सही हो गया। अब इससे पहले कि हम आगे आगे बात करें, इट इज़ वेरी इंपैरेटिव दैट वी अंडरस्टैंड दिस मैप कि हमारे पास पानी प्राइमरीली आ कहाँ से रहा है। देखो मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वाटर की, वो ग्राउंड वाटर है, रेनफॉल है और रिवर्स हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरीली तो रिवर्स है ना, मोस्टली तो पानी दरियाओं से आ रहा है। तो अब हम उसको देखते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। तो ये देखो यार, ये है आपके पास रिवर इंडस, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है, इधर आगे जाओगे ना तो यहाँ पे चाइना का एरिया है, तिब्बत, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन ये आपके पास है, ये देख रहे हो ये वाला, ये आपके पास है झेलम, ठीक हो गया। फिर आपके पास ये भी देखो यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से, ये चनाब है आपके पास, सही हो गया। दिस इज रावी, ठीक है। ये आपके पास पांचवा है, ये ब्यास रिवर। ये यहाँ पर आके ना, ये देखो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आके ये रिवर, ये सतलज है, सतलज में गिर जाता है, ठीक है। ये सतलज रिवर है और ये है ब्यास। तो ब्यास यहाँ से आते 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 ना ये सतलज में गिर जाता है पाकिस्तान के बॉर्डर से पहले ही। तो इसलिए जब हम बात करते हैं ना पंजाब की, तो वी मोस्टली टॉक अबाउट द 5 रिवर्स। हम 5 रिवर्स की बात करते हैं, इंडस, झेलम, चनाब, रावी एंड सतलज। हम ब्यास को मोस्ट ऑफ द टाइम्स काउंट नहीं करते, बिकॉज वो बिल्कुल उससे पहले ही जो है बॉर्डर से पहले ही वो जो सतलज रिवर है उसमें गिर जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 रिवर्स हैं, सही हो गया। ये वाले रिवर्स आपको देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से आ रहे हैं, और ये जो वाला जो रिवर है ये बेसिकली आपके पास चाइना से होता हुआ, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में आ रहा है, और पाकिस्तान से होता हुआ यहाँ से ठट्ठा के करीब से ये अरेबियन सी में चला जाता है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे गलती से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोल दिया हो तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर नहीं है, बल्कि वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। खैर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान में जो रिवर सिस्टम है वो कहाँ से आ रहा है और क्या है उसमें, समझ आ गई। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें काम आएगा आगे। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया कि छोटे मोटे रिवर्स तो आ रहे हैं, एक रिवर यहाँ से भी आ रहा है, रिवर काबुल, ठीक है। इसको आप कहते हो रिवर काबुल, रिवर काबुल। इसी तरह बाकी रिवर्स और भी यहाँ से आ रहे हैं, एक रिवर गोमल भी है, ठीक है। रिवर काबुल, रिवर गोमल, और बाकी भी इस तरह से रिवर आते हैं, कुरम रिवर जिस तरह है। सो अब एक चीज़ नोट करना है, देखो ये रिवर आ रहे हैं बेसिकली आपके पास चाइना से होता हुआ, इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान लोअर राइपेरियन, पाकिस्तान नीचे आता है दरिया के केस में, ऊपर इंडिया आ रहा है इन रिवर्स में, ठीक है। पहले इंडिया आता है फिर पाकिस्तान आता है। तो इंडिया एक अपर रिपेरियन है, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है इन 5 दरियाओं के केसेस में, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, कुरम, गोमल, काबुल रिवर की, इन सब के केस में ये सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो सेम इसमें भी अफगानिस्तान जो है आपका अपर राइपेरियन है, और जो पाकिस्तान है वो आपका लोअर राइपेरियन है, ठीक है। यानी कि वहाँ से दरिया निकलता है या वहाँ से उन मुल्कों से पहले पहले गुजरता है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में आता है वो दरिया, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात आगे मैं समझाऊंगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर राइपेरियन एंड लोअर राइपेरियन क्या है कि दरिया जिस कंट्री से पहले आएगा वो अपर राइपेरियन होगा,
फिर जिस कंट्री में दाखिल होगा वो लोअर राइपेरियन होगा। इन केस ऑफ इंडस और इन केस ऑफ लेट्स सपोज झेलम, ये इंडिया आपके पास जो है वो अपर राइपेरियन है झेलम के केस में, और पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है। ठीक है, अब पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है कि पाकिस्तान इन केसेस में अपर राइपेरियन है नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग नाउ। अब आपको आई होप समझ आ गया होगी कि पाकिस्तान में दरिया कैसे हैं, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, दरिया कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान में वाटर रिसोर्सेज क्या हैं। अब ये समझने के बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की बेसिकली इस टाइम वाटर की सिचुएशन है क्या, ये क्राइसिस कितने सीरियस हैं। ठीक है, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं, कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ये आपको जब पढ़ोगे तो नोट कर लेना, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये तो किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो क्या पता ये फैक्ट्स चेंज हो चुके हों, ये फिगर्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने मेरी बात सुननी है, स्लाइड्स को ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि पाकिस्तान रैंक्स थर्ड अमंग, अच्छा, जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज है ना, उसमें पाकिस्तान थर्ड नंबर पर रैंक कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की तकरीबन जो 80% पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या है, उस बहुत ज़्यादा पानी की कमी की शिकार है। 80% पॉपुलेशन, आप अगर आप देखो पाकिस्तान की 22 करोड़ पॉपुलेशन है, तो इसका तकरीबन 16 करोड़ तक लोग जो हैं, समझ लो तकरीबन 16 करोड़ लोग, बहुत ज़्यादा पानी की कमी है उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझो इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा नंबर है। कल को क्या होगा, जब पानी की किल्लत होगी वो लोग शहरों में आएंगे, फसादात बढ़ेंगे इस तरह से, जब एक चीज़ होगी नहीं तो। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। तो पाकिस्तान रैंक्स थर्ड अमंग द कंट्रीज फेसिंग वाटर क्राइसिस या वाटर शॉर्टेजेस। ठीक है, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट स्टैट है, अब वो क्या है, देखो यार, जब पाकिस्तान बना था ना, तब पर बंदा देखो टोटल हमारे पास पानी कितना आ रहा है, मैंने आपको बताया वो, तो अगर हम उसको डिवाइड करें ना पर बंदे पे, तो जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पे पर पर्सन जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 5260 क्यूबिक मीटर थी, यानी कि एक पर्सन के लिए इतना 5260 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था। पाकिस्तान एक वाटर अबंडेंट कंट्री था। क्या था? पाकिस्तान एक वाटर अबंडेंट कंट्री था जब पाकिस्तान बना था। इसमें ईस्ट पाकिस्तान भी था आपके पास, वेस्ट पाकिस्तान भी था। सबको मिला के अगर आप देखो ना आबादी को पूरी को, उसमें अगर आप डिवाइड करो वाटर को, तो एक बंदे के लिए 5260 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था पर कैपिटा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, ये कम हो के 935 पे पहुंच गया है। सही है, यानी कि अब एक बंदे के लिए 935 क्यूबिक मीटर्स वाटर अवेलेबल है, यानी कि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है ये हमारे लिए। सही है, तो इस वजह से अब देख रहे हो कि पानी कितनी किल्लत, कितनी कमी होती जा रही है। 70 सालों में हम कितना पानी हमारा कम हो गया है। ठीक है, तकरीबन 5-6 गुना पानी हमारा कम हो गया है, पानी की अवेलेबिलिटी हमारे लिए कम हो गई है, तो एक बहुत बड़ा नंबर बनता है। ठीक है, तो अब साथ साथ ये भी जो एस्टीमेट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बाय 2040 तक ये कम होके 500 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा आ जाएगी, यानी कि एक बंदे के लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी है दैट वुड बी समथिंग अराउंड 500 क्यूबिक मीटर्स। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डायर हो जाएगी हमारे लिए फ्यूचर में, अगर हमने अपने पानी को कंजर्व या नहीं किया, बचाया नहीं, सेव नहीं किया। ठीक है, जो अभी पानी की अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए, अच्छा सॉरी, जो स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि हर बंदे के लिए अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 1800 क्यूबिक मीटर्स। अभी के लिए पाकिस्तान की कितनी है, 935 क्यूबिक मीटर्स, यानी कि अभी जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो आधी कम हो चुकी है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 1800 का, उससे अवेलेबिलिटी हमारी ऑलरेडी आधी हो चुकी है पानी की, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि पर पर्सन हमारी ऑलरेडी कम, आधी कम हो चुकी है, 50% कम डिक्रीज एक आ चुका है ऑलरेडी। अब उसके बाद 2040 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी होगी वो 500 क्यूबिक मीटर्स पर आ जाएगी। तो समझ लो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे लिए। हमारे पास पीने का पानी नहीं होगा, घर में यूज़ करने के लिए पानी नहीं होगा, तो आप समझ ही रहे हो कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, दूसरा
अब इस पानी से मसला क्या होगा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो यार, आपकी, अब मैंने आपको बताया पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, हमारी जीडीपी या फिर हमारी जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है जो आपकी 23% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और हमारी 42% लेबर फोर्स जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर से, ठीक है। यानी कि 42% लेबर फोर्स और 23% हमारा जीडीपी। यानी कि अगर इन केस खुदा न खास्ता कल को पानी का कोई मसला होता है, आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी बिकॉज ऑफ जीडीपी, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर की उतनी यील्ड नहीं होगी, यील्ड नहीं होगी तो आप उतना एक्सपोर्ट नहीं करोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, ठीक है, आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी। दूसरा, जो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है वहाँ पर, जो लेबर फोर्स एसोसिएटेड एग्रीकल्चर के साथ, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगी तो रिफ्ट्स बढ़ेंगी, लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप खुद से ऐड कर सकते हो, खुद समझ सकते हो। तो इसलिए भी पानी का मसला बहुत स्वेयर है। अभी मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर, वो आई थिंक 100 मीटर्स या उससे भी, सॉरी 100 या हाँ 500 मीटर्स से नीचे जा चुका है अंडरग्राउंड वाटर, पानी ही नहीं है बलूचिस्तान के हिस्सों में तो, ठीक है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा डायर हो चुकी है हमारे लिए। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजह क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कि पाकिस्तान में जो पानी की कमी हो रही है, इसमें सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की। अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत इरेटिक रेनफॉल्स हो रही हैं, इरेटिक रेनफॉल्स, ठीक है। यानी कि एक पैटर्न नहीं है, इरेगुलर सी रेनफॉल्स हो रही हैं, और रेन हो भी कम रही हैं। पहले बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी, अब बारिशें कम होना शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये मैंने एक स्टैट दिया हुआ है कि पाकिस्तान रिसीव लेस रेनफॉल इन मे देन यूजुअल, ये पाकिस्तान के एमईटी ऑफिस की ये रिपोर्ट है, ठीक है। कि पाकिस्तान में बारिशें इस साल 2022 की बात कर रहा हूँ, मई की, तो इस साल पाकिस्तान में बारिशें बहुत कम हुई हैं, ठीक है। इसकी तो जब बारिशें, मैंने आपको बताया, इट्स अ सोर्स ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, ठीक है। बारिशें कम होंगी, कम पानी आएगा, सही है। जब ज़्यादा बारिशें होंगी तो ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है। तो ये एक वजह है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग से आपका पता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो आपकी जो मेल्टिंग है ग्लेशियर्स की, जब आपके ग्लेशियर्स पिघलती हैं तो आपके पास पानी आता है, राइट। अब क्या होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग होगी तो वो पानी आएगा। अब हमारे पास डैम्स इतने हैं नहीं कि हम उस पानी को स्टोर कर सकें, ठीक है। तो वो पानी क्या होता है, जो ग्लेशियर्स तो मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन ये पानी इंडस रिवर से होता होता आपके पास इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी में, इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी में चला जाता है, ठीक है। एक और फैक्टर है इस चीज़ का, समझ रहे हो ना, कि ग्लोबल वार्मिंग से आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर से आपके पास क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। अब हमारे पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो वो सारा का सारा पानी ज़ाया हो जाता है। मेक सेंस? तो ये आपके ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर है, इसमें बाकी चीज़ें खुद से ऐड कर लेना, आपको आई होप आइडिया होगा इस चीज़ का। दूसरा, वेस्टेज ऑफ वाटर, ये एक सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। जो हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, पानी का इस तरह से हम यूजेज कर रहे हैं कि बस अब ये चीज़ ख़त्म कभी होनी नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हमारा तकरीबन 140 समथिंग इंडस रिवर से पानी आता है, ठीक है। जिसमें से हम अराउंड 110 मिलियन एकड़ फीट जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। अब इस 110 में से आपको पता है, हम तकरीबन 85 to 90% पानी ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कैन यू बिलीव दिस? हम इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने ट्रेडिशनल मीन्स यूज़ किए हैं, ठीक है। हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती एग्रीकल्चर में। आपको पता है आजकल ड्रिपिंग सिस्टम आ गया है और बाकी चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू आप पानी को बचाते भी हो और यील्ड भी अपनी बढ़ाते हो, लेकिन हम वही ट्रेडिशनल मीन्स यूज़ कर रहे हैं जो आज से हम साल दो सॉरी आज हम 100 साल 200 साल पहले यूज़ कर रहे थे, ठीक है। हमारे जो, सॉरी टू से, जो फार्मर्स हैं वो बेचारे तो अनएजुकेटेड से हैं, मतलब उनको हमने अवेयरनेस दी है, ठीक है, और साथ वो रिलेक्टेंट भी हैं, और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं, यानी कि हर एंड से इशू है। तो हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उससे हमें ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं अपने एग्रीकल्चर में, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया इस चीज़ का, ये मैंने स्टैट लिखा हुआ है, पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये देखो,
142 आपके पास वाटर आ रहा है, उसमें से 55 आप यूज़ कर रहे हो, 87 जो है तकरीबन 61%, सॉरी, वो वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास पुअर है, कैनाल्स आपके पास, ठीक है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी सही नहीं है, बहुत पानी की लीकेज होती है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा पानी अपना वेस्ट कर रहे हो, ठीक हो गया ना। मतलब आपका देख लो, आप ये देख लो कि आपकी ऑलमोस्ट 10 MAF जो है वो यूजेज है, 10 मिलियन एकड़ फीट आपकी यूजेज है पूरे पाकिस्तानियों की हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। मैं इस बात कर रहा हूँ इंडस रिवर की, ठीक है। इंडस रिवर में से मतलब जब हम हमारे पास 36 MAF बचता है, तो डाउन स्ट्रीम में जो टोटल यूजेज है दैट इज़ 10 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। वाटर की सिर्फ 10 है, और हम ज़ाया कितना कर रहे हैं यहाँ पर, 87 BCM तकरीबन ज़ाया कर रहे हैं, वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर 20 या देख लो तो तकरीबन ये बनता है 90 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। तो 90 मिलियन एकड़ फीट हम वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी, हम 90 मिलियन एकड़ फीट वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी जो टोटल यूजेज है वो 10 मिलियन एकड़ फीट है डाउन स्ट्रीम में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, हम कितना पानी को बेदरग इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है। मैंने आपको बताया कि पुअर, इसकी वजूहत मैंने क्या क्या बताई हैं फिर यहाँ पर, कि एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उस वजह से पानी बहुत यूज़ हो रहा है, जैसे केनाल्स वगैरह। अब वो केनाल्स क्या करते हैं, देखो ये दरिया आ रहा है ना, यहाँ से केनाल्स बनाते हो आप, और दरिया के पानी को डाइवर्ट कर देते हो फसलों के लिए। तो उस जो पानी को डाइवर्ट करने के लिए फिर आप बनाते हो यहाँ पे केनाल्स, ठीक है। तो ये केनाल्स का इस्तेमाल इसलिए होता है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, तो इसलिए हमारा पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चर में हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं। दो रीजंस हैं। तो आपके वेस्टेज ऑफ वाटर में बेसिकली आपके पास दो सब हेडिंग्स आएंगी, एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा ट्रेडिशनल मीन्स बीइंग यूज्ड इन योर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है कि हम बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी क्रॉप्स को मतलब एग्रीकल्चर में उगाते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा पानी जिनको चाहिए होता है, सही है। फॉर एग्जांपल हमारा शुगर केन पे बहुत फोकस है, ठीक है। अब शुगर केन क्या है, ये बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, ठीक है। इसकी पर एकड़ जो इसकी यील्ड होती है, वो आई थिंक डबल ट्रिपल है किसी और एंटिटी के, क्या कहते हैं, किसी और जो भी फसल होगी उसके मुकाबले में, ठीक है। ये डबल या ट्रिपल पानी यूज़ करता है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि हम ऐसी फसलें लगा रहे हैं जैसे शुगर केन हो गया। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि एक तो आपको पता है आपके फ्यूडल लॉर्ड्स सारे बैठे हुए हैं असम्बलीज़ में, वो शुगर केन को क्यों फेवर करते हैं, ताकि उनकी जो एक पूरे शुगर कार्टेल है उनका पूरा बिजनेस चल सके, क्योंकि जो शुगर की इंडस्ट्रीज़ हैं सारे मालिक वो लोग खुद ही हैं। आपको पता होगा शौकत तरीन और शरीफ ग्रुप एंड ब्ला, ठीक है। सो ये लोग क्या करते हैं फिर ना, फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो ये फसलें उगा रहे हैं, उनको सब्सिडी भी देंगे, ठीक है, और उनकी और भी ख्याल करेंगे। तो इस वजह से वो पानी के बेदरक इस्तेमाल की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं पानी बेशक इस्तेमाल होता है तो होने दो, हमारी इंडस्ट्रीज चलती रहें, ठीक है। सो ये हमारे हमारे असम्बली या फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके एंड पे भी इशू है कि वो इस इशू को सीरियस नहीं ले रहे, रेदर वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक और मैंने जैसे आपको एक ये दी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडी टू शुगर केन कल्टीवेशन, की सब्सिडी देती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। जबकि एक गरीब किसान होगा उसको अच्छा रेट मिलेगा तो डेफिनेटली वो तो फिर शुगर केन के लिए ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको शुरू में बता चुका हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो पर जो कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी वो शायद 5260 मतलब थी, क्यूबिक मीटर थी, ठीक है, पर कैपिटा, यानी कि जो एक बंदे के लिए वाटर अवेलेबिलिटी थी जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पे, दैट वाज 5260। अब वो गिर कर आ गई है आपके पास 800 या 900 के अराउंड, ठीक है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, यानी कि पॉपुलेशन पाकिस्तान का बढ़ना। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 2.5% के रेट से बढ़ रही है, हाईएस्ट इन साउथ एशिया बाय द वे, ठीक है। एंड ग्लोबली भी ये हाईएस्ट नंबर पे ही आती है, जिसको चेक कर लेना स्टैट को। तो बहुत स्पीड से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स आपका जो पानी
क्योंकि पानी तो लिमिटेड है, पानी तो उतना ही आ रहा है, पानी के जो ज़खायर हैं वो हर साल बढ़ते तो नहीं है, वो तो उतना ही है ना। तो जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इनिशियली 1951 की बात है, यहाँ की पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो वाटर अवेलेबिलिटी देख लो बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये इधर आ गई तकरीबन 21 करोड़ के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई। सही है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक दो बातें बता दूं। देखो, इफ़ द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन 1600 क्यूबिक मीटर्स, तो वो कंट्री होता है वाटर अबंडेंट कंट्री। ठीक है। अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इससे ज़्यादा है तो वो होता है वाटर अबंडेंट कंट्री। अगर अगर जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1600 से लेकर 1000 के बीच में हो तो वो कंट्री होता है वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। क्या होता है? वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। एक होता है वाटर अबंडेंट कंट्री जब वाटर अवेलेबिलिटी 1600 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा, तो वो वाटर अबंडेंट होता है। पाकिस्तान जब 5260, जब पाकिस्तान बना था तब वाटर अवेलेबिलिटी 5260 थी। दैट मीन्स पाकिस्तान एट दैट टाइम वाज अ वाटर अबंडेंट कंट्री। ठीक है ना। पाकिस्तान उस टाइम पे वाटर अबंडेंट कंट्री था। 1990s में हम आहिस्ता से हम स्टार्ट हुए वाटर स्ट्रेस कंट्री में आने की लिस्ट में आना शुरू हुए। ठीक है। कि हमारी वाटर अवेलेबिलिटी 1600 क्यूबिक मीटर से कम होना शुरू हो गई पर कैपिटा। ठीक है। और अब हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वाटर स्कारसिटी। हम उन कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पे वाटर की किल्लत है। ये क्या होता है? जब आपके पास बिलो 800 या फिर बिलो 1000 आपके पास जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा हो, तो आप वाटर स्कारसिटी की तरफ मूव करते हो। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि वाटर अबंडेंस पहली स्टेज होती है कि वाटर बहुत अवेलेबल है। ठीक है। फिर वाटर स्ट्रेस कंट्रीज की लिस्ट में आप आते हो, वाटर स्ट्रेस, देन आप जाते हो वाटर स्कार्स कंट्री में जहाँ पे वाटर की बहुत कमी है। ठीक है। तो पाकिस्तान जब बना था तब वाटर अबंडेंट कंट्री था। 1990s में वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हुआ और अब वाटर स्कार्सिटी की तरफ हम मूव कर चुके हैं। मेक सेंस? ये नंबर्स चेक कर लेना सिर्फ कि 1600 था या क्या, इस नंबर को एक बार चेक कर लेना बस। ठीक है। तो ये इट्स बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर इज कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है आपकी पानी की कमी की। तो देख लो कि पानी कितना कम होता जा रहा है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं आपको पढ़ने के लिए, ये आई होप कि आप लोग पढ़ोगे। इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है। उसमें अगर कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना है, दी डिप्लोमेट वाला। ठीक है। ये ज़रूर पढ़ना है आपने, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके पास फिर आ जाता है कि वाटर की जो कमी है उसकी एक वजह क्या है, वो है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है। यानी कि पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है आप में। देखो 1960-70s में आपने दो बड़े डैम बना दिए, मंगला, तरबेला। उसके बाद आपने कोई बड़ा डैम बनाया? नो। ठीक है। कालाबाग डैम पे अक्सर बात करते हैं लेकिन उस पर आप कह लो कि चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सो मंगला और तरबेला डैम आपने बना दिया, उसके बाद आपने कोई बहुत बड़ा डैम बनाया नहीं है अभी तक, तो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। अगर आप देखो तो इजिप्ट के पास 700 दिनों की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिनों की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। यानी कि बारिशें वगैरह रुक जाएं तो पाकिस्तान के जो डैम्स हैं वो सिर्फ 30 दिन के लिए पाकिस्तानी लोगों की, पाकिस्तानी ज़रात हैं उन सब की ज़रूरियात हैं वो सिर्फ 30 दिन के लिए पूरा कर सकता है। 30 दिन के लिए डैम पानी दे सकता है, उसके अलावा और नहीं दे सकता पानी। डैम खाली हो जाएंगे। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी ही 30 दिन के लिए है। अमेरिका की स्टोरेज कैपेसिटी देखो तकरीबन 2.5 साल की बनती है। इजिप्ट की देखो 2 सालों की बनती है स्टोरेज कैपेसिटी, सम क्लोज मतलब एस्टिमेट बता रहा हूँ। इंडिया की तकरीबन बनती है 5.25 महीनों की। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो कहता है कि आपके पास तकरीबन 4 महीनों की स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, 120 डेज। पाकिस्तान की कितनी है? जस्ट 30 डेज। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है आपका, जो एक वाटर क्राइसिस का है ना, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आप स्टोर नहीं कर पाते हो पानी। ठीक है।
ये मैंने आपको बताया, जैसे पाकिस्तान लॉस्ट अबाउट 1/4 स्टोरेज। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि देखो यार, जो डैम्स हैं आपके पास, मैंने आपको बताया 1960s 70s में आपने तरबेला और मंगला बना दिए, ठीक है, उस टाइम पे बन गए। अब डेफिनेटली वक्त के साथ साथ आपको पता है कि जो स्टोरेज है डैम्स की वो भी कम हो जाती है, रेत वगैरह आना और सारा कुछ आना, तो उनकी वो स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उन्होंने 1/4 अपनी स्टोरेज कैपेसिटी खो दी है, कम कर दी है। लेट्स सपोज मैं यूँ देखूँ, एक दो, अगर ये चार हिस्से हैं, इतनी कैपेसिटी थी, तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी तो हमारी ख़त्म हो गई है डैम्स की। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सही है। और दूसरा इसका नुकसान क्या हो रहा है एक और चीज़ का, स्टोरेज कैपेसिटी का, ये देखो यार, जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो हमारा 80% ऑफ द वाटर जो आता है हमारे पास, फ्रेश वाटर, वो हमारे पास कब से आता है? मई से लेकर तकरीबन अगस्त के एंड तक, सितंबर के स्टार्ट तक, क्योंकि हमारे पास इसमें मानसून भी तब हो रही है, ग्लेशियर्स भी तब पिघल रहे हैं, सारा कुछ ठीक है। तो हमारा 70 to 80% जो वाटर है वो इन महीनों में आता है। ये बात समझा पाया मैं? आई रिपीट कि देखो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि देखो यार, एक स्टोरेज कैपेसिटी का एक और मतलब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है कि क्यों पानी कम हो रहा है हमारे मुल्क में, वो ये है कि देखो समर्स में ना, स्पेशली आपके जो मई से लेकर सितंबर के स्टार्ट तक जो मंथ्स हैं ये वाले, इसमें हमारे मुल्क का 70 to 80% वाटर आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? एक रेंस, ठीक है, तो वो भी इन्हीं महीनों में होती हैं। दूसरा हमारा क्या है? ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ही रिवर्स में पानी आएगा, ठीक है। रिवर्स में ऐसा ऑटोमेटिकली तो पानी नहीं आ जाता, वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ही रिवर्स में पानी आता है, रिवर इंडस और बाकी रिवर्स में, ठीक है। तो मेल्टिंग कब हो रही होती है? मेल्टिंग भी हमारी समर में हो रही होती है। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% पानी हमारा इन मौसम में आ रहा होता है, समर में, ठीक है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतने डैम्स नहीं है, तो ये सारा का सारा पानी आप क्या कर देते हो? मोस्टली पानी आप क्या कर देते हो? आप इसको डंप कर देते हो इंडियन ओशन में, डंप कर देते हो आप इसको इंडियन ओशन में, ठीक है। तो पानी वेस्ट, हर साल वेस्ट, सही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ी रीज़न है आपकी, जिसकी वजह से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी, जिसकी वजह से आपका वाटर क्राइसिस का जो इशू है वो बढ़ता जा रहा है। समझा पाया मैं इस बात को? वेल, आई होप मैं समझा पाया हूँगा। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ़ डैम्स हैं, वी हैव लीस्ट नंबर ऑफ़ डैम्स है, लेस नंबर ऑफ़ डैम्स हैं, ठीक है। हमारे पास उतने डैम्स नहीं हैं जितने होने चाहिए, सारा कुछ। मैं आपको बताया था ना कि पाकिस्तान पानी ज़ाया करता है, तो ये इरसा की रिपोर्ट है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो इदारा है हमारा, उसकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान तकरीबन हर साल 21 बिलियन वर्थ का पानी जो है वो सी में गिराता है। समझ सकते हो, 21 बिलियन डॉलर। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो समवेयर 30 बिलियन के आसपास हैं। तो देख लो, जितनी हम पूरा पाकिस्तान मिल के पूरे साल में चीज़ें बनाता है, कितना कुछ खर्चा करता है, हर मुल्क से चीज़ें लेकर आना, लेके जाना और फिर उसको एक्सपोर्ट करना, सारा कुछ करना, उसको मिला के हम 30 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं। लेकिन 21 बिलियन डॉलर्स हम ऐसे ही, मतलब एक, आपको मैं ये इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, सही इक्वेशन मतलब कंपेयर करना सही नहीं है, जैसे आपको मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम कितना पानी ज़ाया कर रहे हैं, कि 21 बिलियन वर्थ का वाटर जो है हम दरिया में, सी में फेंक देते हैं, ऐसे ही स्टोर नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वजह है हमारी, अगेन, वाटर क्राइसिस की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आउटडेटेड सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, कैनाल्स वगैरह बहुत आउटडेटेड हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी पानी हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, और डैम्स और वगैरह वगैरह, इसको आप खुद लिख लेना चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा और क्या इश्यूज़ हैं, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट किया है कि टैक्सेशन, हमारा पानी पे इतना टैक्स नहीं है, ठीक है। पानी पे भी टैक्स, अब ये आपको शायद बात ऑकवर्ड लग रही होगी, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा बहुत टैरिफ्स या टैक्स पानी पर लगाएं। जो मुफ्त की चीज़ होती है उसकी कदर नहीं होती, ठीक है। मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं होती, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम तो माशाल्लाह मुफ्ता तो ऐसे यानी कि अपना कुदरती हक समझ के उसको लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप कुछ ना कुछ टैरिफ्स या टैक्स तो ज़रूर लगाओ,
ठीक है। ऊपर से फ्लॉड पॉलिसी हैं जिसमें आप वो शुगर केन की एग्जांपल कोट कर सकते हो कि पॉलिटिशियंस उनको डेलिबरेटली सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनके अपने भी इंडस्ट्रीज़ एंड स्टफ लाइक दैट। फिर काला बाग डैम, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे अब मसला क्या है, कंसेंसस नहीं बन रहा है काला बाग डैम पे। देखो, अगर काला बाग डैम बन जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज बढ़ जाएगी, सारा कुछ होगा। लेकिन इस पे मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि सिंध, केपी के एक तरफ हैं और पंजाब एक तरफ है। पंजाब कह रहा है कि काला बाग डैम बनाओ, हमारी ज़रूरत है, ठीक है, हमें चाहिए पानी ताकि हमारी ज़राअत कर सकें। सिंध कह रहा है नहीं। अब ये यहाँ पर आ जाती है आपके पास ट्रस्ट की बात। जो सिंध के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हम आप काला बाग बनाने नहीं देंगे। अगर आपने काला बाग डैम बनाया तो जो सिंध में पानी आ रहा है वो और कम हो जाएगा। ऑलरेडी आपको अगर मैं आपको बताऊं तो सिंध में बहुत शदीद पानी की किल्लत है इस टाइम पे, ठीक है। सिंध यानी कि सूख रहा है। तो सिंध को ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। वो कहता है अगर आपने काला बाग डैम बना दिया तो जो थोड़ा बहुत पानी हमारे पास आ रहा है वो भी रुक जाएगा। अब उनका देखो, डैम जब आप बनाते हो तो डैम सिर्फ ऐसे तो नहीं बन जाता। डैम में बेसिकली आप पानी स्टोर करते हो, ठीक है। तो पानी स्टोर करोगे तो जाहिर बात है फिर पानी का जो फ्लो है वो भी रुकेगा, जो पानी की सारा कुछ वो होगा सिस्टम, तो उससे पानी की किल्लत होती है। लोग कहते हैं कि पानी की किल्लत नहीं होती, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि पानी की कमी तो ज़रूर होती है, ठीक है। जब आप फिर डैम्स बनाते हो तो आप थोड़ा बहुत पानी जो है वो एग्रीकल्चर में भी डाइवर्ट करते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिंध का इसलिए ये कहना है कि भाई हमारा पानी ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, हम आपको काला बाग डैम नहीं बनाने देंगे। पंजाब कह रहा है कि यहाँ आप काला बाग डैम बनाओ, आइडियल लोकेशन है, ठीक है, वहाँ पर पानी खुद ब खुद स्टोर हो जाएगा। वो एक नेचुरल लोकेशन इस तरह की, अगर आप देखो ना उसको गूगल मैप्स में जाके या फिर गूगल गूगल कर लेना, वो लोकेशन इस तरह की है, वहाँ पर आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली एक स्टोरेज, नेचुरली स्टोरेज बनी हुई है वहाँ पर। क्योंकि जब आप डैम बनाते हो तो आपको जो प्राइमरीली फोकस होता है कि आपने ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे आप पानी को स्टोर कर सको, ठीक है, पानी वहाँ पे रुक सके। तो वो काला बाग की लोकेशन इस तरह की कि आप वहाँ पे पानी रोक सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो पंजाब यही कहता है कि यार हम जो है आपकी हेल्प करेंगे लेकिन आप लोग काला बाग डैम बनाओ, सही है, इससे हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। सिंध कहता है नहीं। साथ साथ के का क्या इस पे ऑब्जेक्शन है, जो के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपने काला बाग डैम बनाया तो यहाँ पे पानी रुकेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारा जो नौशेरा सिटी है पूरा का पूरा, नौशेरा सिटी, ठीक है, उसका एग्रीकल्चर मुतासर होगा, वहाँ के लोग मुतासर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों के क्लेम्स हैं तीनों प्रोविंसेस के। उसी तरह से बलूचिस्तान भी इस कैप में नहीं है। तो ये आपका इशू है काले बाग डैम का, ठीक है। तो ये 4 5 6 हमारे डोमेस्टिक मसले थे जिसकी वजह से हम वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांस बाउंड्री वाटर इशूज़। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांस बाउंड्री मीन्स द क्रॉस बॉर्डर जो हमारे वाटर इशूज़ है। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमारे पास जो रिवर्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं इंडिया से, कुछ आ रहे हैं अफगानिस्तान से। और अनफॉर्चुनेटली अब क्या कह सकते हैं उसको कि पाकिस्तान दोनों केसेस में लोअर राइपेरियन है, ठीक है। पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, यानी कि दोनों कंट्री रिवर्स इंडिया से ओरिजिनेट या फिर अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान से आते आते वो फिर जाके इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी में जाकर गिरते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, ये बात याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ट्रांस बाउंड्री वाटर इशूज़। इसमें पहले पाकिस्तान इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया 1 अप्रैल 1948। अब इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही थी वो सब हम कभी बाद में पढ़ेंगे, अभी बस ये समझ लो। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया 1 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसके बाद नेगोशिएशंस होती रहीं, पाकिस्तान ले गया ये मामला इंटरनेशनल अरीना में, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर बातचीत कराई पाकिस्तान और इंडिया की, और इवेंचुअली पाकिस्तान और इंडिया ने वाटर के मामले पे एक ट्रीटी साइन कर ली जिसको आप बोलते हो इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। और ये कब साइन हुई थी, ये 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान साहब थे और इंडिया की तरफ से पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इसको जो है आप कह लो कि हेल्प किसने करवाया था, वो वर्ल्ड बैंक ने किया था, ठीक है। अब ये सारा इशू, ये सारा पूरा का पूरा सीन है आपका कि ऐसे आपकी इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो वो क्या है मेन पॉइंट्स, उसमें ये कहा गया कि मैं इसको इरेज कर दूं, यस। अब इंडस वाटर ट्रीटी में कहा क्या गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो थ्री, लुक हम मैप्स पे चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा।
यस। ओके, अब इसमें कहा गया, ये देखो यार, यहाँ से आपके पास रिवर्स आ रहे हैं ना सारे। ये आपके पास इंडस है नंबर 1 पे, ठीक है। फिर ये आपके पास दूसरा झेलम है, तीसरा चनाब है। इस तरह से आपके पास ये सारे कुछ आ रहा है, ठीक है। ये इंडस हो गया, ये झेलम, ये चनाब, और फोर्थ पे ये आपके पास रावी है, फिफ्थ पे ब्यास, और सिक्स पे सतलज। ये 6 रिवर्स हैं, ठीक है। अब देखो, इंडस वाटर ट्रीटी ने क्या कहा, इंडस वाटर ट्रीटी ने कहा कि यार जो 3 वेस्टर्न रिवर्स है ना, वेस्टर्न रिवर्स में कौन सा, ये इंडस रिवर, ठीक है। दूसरा ये झेलम रिवर, ठीक है। तीसरा ये आपके पास चनाब रिवर। ये तीनों जाएंगे पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का हक होगा इन तीनों रिवर्स पे। 1 2 3, समझ आ गई। ये 3 रिवर्स जाएंगे पाकिस्तान, इनके पानी पे पाकिस्तान का हक होगा। जो बाकी 3 रिवर्स हैं, जैसे रावी का रिवर है, ब्यास का रिवर है, सतलज का रिवर है, ठीक है, ये तीनों जाएंगे आपके पास इंडिया के पास, ठीक है। सो द 3 ईस्टर्न रिवर्स, 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स सॉरी, ये वाले 4 5 6, इनका पानी का हक दे दिया गया इंडिया को। और ये जो 3 रिवर्स थे, 1 2 3, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इनका हक दे दिया गया पाकिस्तान को, ठीक है। कि इंडिया इन 3 रिवर्स के पानी के साथ जो मर्जी करे, वो रोकना चाहे तो रोक ले, डाइवर्ट करना चाहे डाइवर्ट कर सकता है। इन तीनों का हक इंडिया के पास होगा, ठीक है। इन्होंने कहा जी भाई, इंडिया ने कहा ठीक है, पाकिस्तान भी इस चीज़ को मान गया कि सही है, वाटर इंडस वाटर ट्रीटी से हमारा इशू रिजॉल्व हो गया है। साथ साथ अब देखो, ये पानी आ रहा है ना यहाँ से इधर, जब ये 4 5 6 इन 3 रिवर्स को आप रोकोगे, पानी को डाइवर्ट करोगे, पंजाब जो इंडियन पंजाब है इसको सैराब करोगे, तो पानी की तो किल्लत यहाँ पर तो आएगी हमारे पंजाब में। तो इसलिए इंडिया ने क्या कहा, सॉरी, इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पानी तो डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अब इस पानी की जो यहाँ पर पानी की किल्लत आ रही है, ठीक है, यहाँ पर जो पानी की किल्लत आ रही है, ये देखो इस जगह पर, इधर जो पानी की किल्लत आएगी इस जगह पर, जब यहाँ से रिवर डाइवर्ट हो जाएंगे, इधर को हो जाएंगे डाइवर्ट, तो यहाँ पे पानी की किल्लत आ जाएगी। तो इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने कहा ठीक है, जो पानी की यहाँ पे किल्लत आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। इंडिया ने भी हमें पैसे दिए, और हमें वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे दिए कि आप यार यहाँ से ना, आपकी मर्ज़ी है इंडस रिवर से, आपकी मर्ज़ी है झेलम रिवर से, आपकी मर्ज़ी चनाब रिवर से, यहाँ पे आप बना लो कैनाल या डैम, आपकी मर्ज़ी है वो बना लो, और यहाँ की जो पानी की किल्लत है इसको पूरा कर लो, क्योंकि ये तो पानी यहाँ से मोड़ेंगे या यहाँ से रोकेंगे पानी को, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी में, ये 3 वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास, 3 ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास, और साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को उन्होंने दिए पैसे, ताकि जो यहाँ पर पानी की किल्लत आ रही है, इन कंट्रीज़ को इन रिवर्स को डाइवर्ट करने से वो पूरी की जा सके, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो आई होप आपको अब समझ आ गए होंगे, सही है। तो ये ईस्टर्न रिवर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, वेस्टर्न रिवर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो मैंने आपको बताया कि जो इंडस रिवर था वो भी तो इंडिया से होता हुआ आ रहा है ना, ठीक है। तो उस पर क्या किया गया, उस पर बोला गया कि भाई 80/20 हक होगा, यानी कि इंडस रिवर का जो पानी है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा है, उसका 80% पानी का हक पाकिस्तान को होगा, 20% पानी का हक इंडिया को होगा, सही है। ये कहा गया, और साथ इंडिया को अलाउ किया गया कि यार ठीक है, आप जो हो ना वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या फिर रेजरवायर्स बना सकते हो वेस्टर्न रिवर्स पर भी, लेकिन वो क्या होगा कि रन ऑफ द रिवर होगा, वो पानी के फ्लो को नहीं रोकेंगे। अगर आपने वेस्टर्न रिवर्स पे पानी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी में कहा गया कि अगर आपने वेस्टर्न रिवर्स पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं इंडिया ने, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे जिससे जो पानी का फ़्लो है नीचे पाकिस्तान की तरफ, पानी का फ़्लो वो मुतासिर ना हो, ठीक है। ये कहा गया कि जो वाटर फ्लो है डाउन स्ट्रीम, उसका इम्पैक्ट ना हो। आपने अगर प्रोजेक्ट्स बनाने भी हैं, छोटे मोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अगर आपने, अब इंडिया को एक और बात साथ कही गई कि ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वेस्टर्न रिवर्स पे, तो एक तो आप रन ऑफ द रिवर नहीं बनाओगे कि जिससे पानी का फ्लो है वो कम ना हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब आप कोई वो प्रोजेक्ट बनाने लगोगे वेस्टर्न रिवर्स पे, तो आप उसका डिज़ाइन अप्रूवल के लिए पाकिस्तान भेजोगे, पाकिस्तान उसको अप्रूव करेगा नहीं करेगा, उसके बाद आपका अगला स्टेप होगा, ठीक है। और दूसरा, जो पानी वेस्टर्न रिवर्स का है, दैट इज़ चनाब का या फिर जो झेलम है या फिर जो इंडस रिवर है, उसका जो पानी है, यू कैन नॉट डाइवर्ट इट, आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली,
आप पाकिस्तानी डेलीगेशन को फैसिलिटेट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है एक वेस्टर्न रिवर पे, ठीक है, ये एक वेस्टर्न रिवर था, इस पर आप ये डैम बना रहे हो, तो हर सिक्स महीने में ना पाकिस्तानी डेलीगेशन आके इसको चेक करेगा। 6 मंथ में पाकिस्तानी डेलीगेशन आएगा पाकिस्तान से, आके इसको चेक करेगा कि सही है भाई, आपने प्रोजेक्ट सही बनाया है कि नहीं बनाया, सारा कुछ जो भी आपने चीज़ें हमें भेजी थी उसको अकॉर्डिंगली बनाया कि नहीं बनाया, सही है। दूसरा, ये तो सारी कंडीशंस तो इंडिया के लिए, साथ इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कंडीशंस लगाई कि यार उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि लेट्स सपोज पाकिस्तान यहाँ से सॉरी इंडिया से वो आता है एक डिज़ाइन, ठीक है, ये डिज़ाइन है हमारे डैम के लिए। अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान इसको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर देगा, ठीक है, पाकिस्तान इसको रीड करेगा, समझेगा, देखेगा, और फिर पाकिस्तान इस पर किस किस चीज़ पे उठा सकता है, आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्शंस, वो रिवर की हाइट, सॉरी रिजर्वायर की हाइट पे देखो ना, जब आप डैम्स बनाते हो तो वो ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे सारा वाटर होता है, तो बहुत ज़्यादा हाइट्स होती हैं इनकी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी स्टोरेज कैपेसिटी वाटर की बढ़ जाएगी, यानी कि आप उतना वाटर स्टोर करोगे, अगर आप उतना वाटर स्टोर करोगे तो पानी की किल्लत आगे डाउन स्ट्रीम में कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही कहा गया कि पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है उसकी हाइट पे, पाकिस्तान प्रोजेक्ट की हाइट पे ऑब्जेक्शन कर सकता है कि यार अगर आपने 97 फीट फॉर एग्जांपल बना रहे हो हाइट, तो नहीं, आप इसको 30 फीट बनाओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही है ना। तो ये बेसिकली पाकिस्तान को कहा गया कि आप इनकी हाइट पे कर सकते हो ऑब्जेक्शन। दूसरा, जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है उस पर, कि देखो ना, आपको जगहें ऐसी होती हैं यार कि ना, जहाँ जो बहुत ही आइडियल लोकेशंस होती हैं जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो या फिर डैम्स बना सकते हो। जैसे पाकिस्तान में भाषा की बात की जाए, बहुत एक आइडियल लोकेशन है। कालाबाग की बात की जाए, एक आइडियल लोकेशन है जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इस तरह से ऐसी लोकेशंस पे भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है जहाँ पर वो वेस्टर्न रिवर्स पे प्रोजेक्ट बना रहे हों, ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी वो रोक लें, स्टोर कर लें, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से आपके पास ये पाकिस्तान को चीज़ें कही गई, लेकिन अब मसला क्या आ रहा है, अब मसला क्या आ रहा है, ये तो मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी बता दी। अब इसमें इशू क्या है, इसमें इशू क्या है, इसमें इशू यह है कि पाकिस्तान, अगर हम देखें लास्ट 2 डेकेड से, लास्ट 20 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो पानी बहुत कम हो गया है झेलम रिवर का, ठीक है, लास्ट 2 डेकेड्स में ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन हुई है झेलम रिवर के पानी में, सही है। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान के जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडिया उन पे डैम्स बना रहा है। इंडिया ने ऑलमोस्ट 40 समथिंग डैम्स, मतलब बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं, छोटे मोटे स्मॉल एंड मीडियम डैम्स 40+ बना दिए हैं, और 150 छोटे बड़े डैम्स पाइपलाइन में हैं। कैन यू इमेजिन, सोच लो, समझ लो इस चीज़ को कि क्या, कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला हो जाएगा, पाकिस्तान की ज़राअत, एग्रीकल्चर, सब कुछ, ठीक है। सो ये मसला है कि पाकिस्तान में पानी बहुत कम होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि इंडिया ने 40+ स्मॉल एंड मीडियम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना चुका है, और 150 पाइपलाइन में है अभी, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए इशू होगा इन नियर फ्यूचर, सही है। सो अब उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जैसे इंडिया प्रोजेक्ट्स बना रहा है, तो इसी तरह से इंडिया ने प्रोजेक्ट्स बनाए, एक बनाया किशन गंगा डैम, ठीक है। अभी जो किशन गंगा है, बेसिकली किशन गंगा आपके पास झेलम ही है, लेकिन इंडिया के जो उसमें है ना, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में उसको बोलते हैं किशन गंगा। जब ये पाकिस्तानी कश्मीर या फिर आज़ाद कश्मीर में आता है तो इसको आप बोलते हो नीलम, जब पाकिस्तान में आ जाता है तो इसको आप बोलते हो झेलम, ठीक है। तो किशन गंगा डैम बेसिकली इन्होंने दरियाए झेलम पे बनाया है, ठीक है, इंडिया ने। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाए हाइट पे कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इंडिया ने रद्द कर दिया, इंडिया ने फिर भी बना दिया डैम, ठीक है, बना के चला भी दिया, सही है। सो ये है, पाकिस्तान ने इस डैम की हाइट पर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, माने नहीं, चला गया, उसने डैम्स बना दिए। इसी तरह से इंडिया ने और भी, पाकिस्तान ने और भी, सॉरी, ऑब्जेक्शन उठाए हैं डिफरेंट डैम्स पे, जैसे बगलियार डैम हो गया, पकालू डैम वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन
उसको एंटरटेन नहीं किया गया। इवन कि मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि बहुत दफ़ा अगर आप पास सॉरी अगर आप नॉन न्यूज़ वगैरह पढ़ लेना तो आपको ये चीज़ मिल भी जाएगी कि यहाँ से पाकिस्तानी डेलीगेशन जाता था इंडिया चेक करने के लिए उस पूरे प्रोजेक्ट को, और वो लोग प्रोजेक्ट मतलब 3 दिन या 2 दिन उनको ठहराते थे वहाँ पर इंडिया में, कश्मीर में, जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। लेकिन डैम का पूरा विजिट नहीं करवाते थे, ठीक है। तो पाकिस्तानी डेलीगेशन को समझ ही नहीं आती थी कि प्रोजेक्ट की हाइट कितनी है, कितना कुछ है, यानी कि पूरा विजिट नहीं करवाना। सही है, तो ये भी काम करते रहे हैं इंडिया पास्ट में, ये आप गूगल करेंगे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मसला है इंडिया का कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को इस तरह से वायलेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका इसका एक और मसला क्या आ रहा है हमें, एक तो हमारे पानी की कमी हो रही है, दूसरा हमारे पास फ्लड्स भी आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, अब आपको पता होगा मानसून का महीना चल रहा है ये, ठीक है। मानसून में बहुत बारिशें होती हैं, हमारे डैम्स भी भर जाते हैं, इंडिया के डैम्स भी भर जाते हैं। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया पानी छोड़ देता है। अब मैंने आपको बताया था कि वो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया के पास हैं, ठीक है। जब बहुत इंडिया वहाँ पे डैम्स बने हैं, अब जब ज़्यादा पानी आ जाता है इंडिया के पास, इंडिया वहाँ से पानी छोड़ देता है। जब इंडिया वहाँ से पानी छोड़ता है वो पानी आ जाता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो फ्लड्स की वजह से आपका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा तबाह होता है। और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है आपके 2010 फ्लड्स की। 2010 में जो आपको फ्लड्स आए होंगे, आई होप आपको याद होगा, तो उन्होंने तबाही मचा दी थी। पाकिस्तान ने तकरीबन $10 बिलियन उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, $10 बिलियन का 2010 के फ्लड्स की वजह से। उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि इंडिया ने वहाँ से पानी छोड़ दिया था, ठीक है। सो ये एक इंडिया का वाटर डिफेंसिव है अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे, सीधा ले ही नहीं रहे, ठीक है। अब इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड पाकिस्तान डू, ये मैंने वे फॉरवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि पाकिस्तान को इस पूरे मसले को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को एक तो मोर एंड मोर रिजर्वाइर्स बनाने चाहिए, कि जितने ज़्यादा हमारे पास डैम्स होंगे तो हम उतना ज़्यादा महफूज होंगे, ठीक है। मतलब देखो उसकी वजह क्या है। अब इंडिया, अभी जस्ट मैं आपको ये वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, के जो इंडिया हरकतें कर रहा है उसको रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए हमें क्या वे फॉरवर्ड है हमारे पास। तो उसका एक पहला क्या है कि पाकिस्तान शुड बिल्ड मोर एंड मोर रेजरवायर्स या फिर डैम्स। जितने ज़्यादा डैम्स होंगे हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी तो इंडिया ज़्यादा डैम्स नहीं बना सकेगा। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो वजह क्या है कि देखो इंडिया की वजह से हमारे जो फ्लड्स आते हैं उसमें इंडिया एक बहुत, आप कह लो, डिसाइसिव रोल प्ले करता है, ठीक है, कि वो वहाँ से पानी छोड़ देता है। अगर हमारे पास ज़्यादा डैम्स होंगे तो हम वो पानी स्टोर कर लेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब देखो जब किशन गंगा डैम, ये जो बाकी डैम्स इंडिया ने बनाए हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली हाइट का मसला या कुछ मसला है। तो ये इंडिया क्या करता है, जितनी ज़्यादा हाइट बनाता है डैम्स की उतना ज़्यादा इंडिया पानी स्टोर कर लेता है। ऐसा ही हो रहा है, इंडिया पानी ज़्यादा स्टोर कर रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब होता क्या है कि हम इस वजह से इंडिया को ले गए थे परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस में, सॉरी पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, ठीक है। अब वहाँ पे इंडिया ने क्या क्लेम किया है, वहाँ पे इंडिया हमेशा से क्लेम करता रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन, मतलब पाकिस्तान अपना बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर देता है, ठीक है। पाकिस्तान पानी वेस्ट कर देता है, पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है ही नहीं। उनकी जो टोटल डिमांड है यूज़ की वो 10 MAF है, या प्लस माइनस करो थोड़ा सा, ठीक है। तो पाकिस्तान अपना बहुत ज़्यादा पानी जो है वो समंदरों में डंप कर रहा है, ज़ाया कर रहा है। तो इसलिए वी नीड वाटर, ठीक है। और जितना पानी पाकिस्तान को चाहिए वो पाकिस्तान के डैम्स में स्टोर्ड है। तो ये इंडिया के क्लेम्स होते हैं कि पाकिस्तान को पानी कम चाहिए, दूसरा पानी बहुत वेस्ट कर रहा है, तीसरा जो डैम्स हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हैं, इनके अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के मुताबिक फुल हुए पड़े हैं, ठीक है। ये इंडिया के क्लेम्स होते हैं। तो हमें इसको नलीफाई करने के लिए इंडिया के क्लेम्स को, नीड टू बिल्ड मोर डैम्स। समझ आ गई इस बात की, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि देखो यार, जब इंडिया डैम्स बना रहा था बड़े बड़े ना, हमारा पानी रोक रहा था, हम इंडिया को पीसीए में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गए। वहाँ पे इंडिया ने क्लेम्स क्या किए, क्लेम क्या किया कि यार पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है नहीं, पाकिस्तान जो है ना बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर देता है, सी में डंप कर देता है, ठीक है, हमें ज़रूरत है पानी की। उसके अलावा पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, तो पाकिस्तान को और ज़रूरत है ही नहीं पानी की, तो इसलिए हमें पानी चाहिए। तो इन क्लेम्स को रिफ्यूट करने के लिए वी हैव टू बिल्ड मोर डैम्स, ठीक है, हमें और डैम्स बनाने पड़ेंगे। जब डैम्स ज़्यादा होंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, जब स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी
ठीक है, तो हमें ज़्यादा पानी चाहिए होगा स्टोर करने के लिए, तो फिर इंडिया वो पानी रोक नहीं सकेगा जो अभी रोक रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान नीड्स टू फाइट इट्स केस इफेक्टिवली। पाकिस्तान को अपना केस अच्छे से फाइट करना है। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि देखो यार, जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, बहुत अच्छी ट्रीटी है, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटी है। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल ट्रीटीज़ हैं इस तरह वाटर पे, सही है। तो ये बहुत अच्छी ट्रीटी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग का फैक्टर। अब ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960s में, उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग का इतना बड़ा फैक्टर नहीं था, लेकिन अब है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके पास पानी की किल्लत हो रही है। ठीक है, तो उसको टैकल करने के लिए भी यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जिसको पाकिस्तान को अच्छे से केस को लड़ना पड़ेगा। दूसरा, अपर एंड लोअर राइपेरियन। देखो, सिर्फ ऐसा मतलब पाकिस्तान लोअर राइपेरियन तो दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, ठीक है, जो डिफरेंट, आई थिंक जो अमेजोन रिवर है वो 10+ कंट्रीज़ के साथ गुजरता है वो। ठीक है, तो उन हर कंट्री ने, अब जाहिर बात है, एक कंट्री के लिए वो अपर राइपेरियन होगा, दूसरे कंट्री के लिए लोअर राइपेरियन होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वो भी तो बड़े आराम से वो उसको यूज़ कर रहे हैं ना। या फिर जो रिवर नाइल है आपके पास, जिसको हम दरिया नील बोलते हैं, वो भी बहुत सारे कंट्री से गुजर रहा है, लेकिन उन्होंने भी तो एक एडजस्टमेंट की हुई है ना। तो हमें उन केसेस को लेना पड़ेगा, उनको स्टडी करना पड़ेगा, और हमें इंडिया के साथ बैठ के इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, इस मसले को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं करता तो हम इसको वर्ल्ड बैंक लेके जा सकते हैं, अपने केस को हमें लड़ना पड़ेगा इफेक्टिवली। ठीक है, जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, अपर लोअर के रिपेरियंस जो बाकी कंट्रीज हैं उनको देखें, उनके केस स्टडीज़ पढ़ें, वहाँ से कोई अपनी मीनिंगफुल चीज़ निकालें। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, 2017 में वर्ल्ड बैंक ने मीटिंग कराई पाकिस्तान और इंडिया के डेलीगेशन की, पानी के मसले पे, क्योंकि इंडिया डैम्स बनाया जा रहा था, पाकिस्तान ने, अब जारी बात है, वर्ल्ड बैंक ने दरमियान में कलीदी किरदार अदा किया है, तो पाकिस्तान केस ले गया वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों डेलीगेशन को बुलाया, बातचीत की। अब उसमें जो इंडियन डेलीगेशन था वो क्या, उसमें साबिक जजेस थे, ठीक है, रिटायर्ड जजेस थे, और ऐसे प्रोफेशनल्स थे जिनको बहुत ज़्यादा कमांड हासिल थी डैम्स पे और बाकी चीज़ों पे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनका, उनकी रिसर्च थी इस चीज़ पे, तो उनकी एक बहुत ही क्वालिफाइड टीम गई थी। पाकिस्तान की तरफ से जो टीम गई डेलीगेशन, वो कौन थे, वो थे सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस वगैरह वगैरह। ना, सॉरी टू से, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक रिसर्चर होगा या जो रिटायर्ड जज होगा, उसका नॉलेज इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होगा, वो लीगली भी टेक्निकली भी चीज़ों को समझते हैं, एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो CSS कर कर आए हैं, या फिर जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं। ठीक है, सो हमें अपनी क्वालिफाइड टीम तैयार करनी पड़ेगी ताकि हम अपना केस अच्छे से लड़ें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। ठीक है, ये तो आपको पाकिस्तान इंडिया वाटर क्राइसिस भी आ गया, इंडस वाटर ट्रीटी भी आ गई, उसका मसला और वे फॉरवर्ड भी आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान। मैंने आपको अगेन बताया था कि अफगानिस्तान के केस में वी आर लोअर राइपेरियन, और अफगानिस्तान से अगेन डिफरेंट रिवर्स आ रहे हैं, कुरम, काबुल, गोमल। जैसे फॉर एग्जांपल काबुल रिवर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि पर्स एनम ये हमारे लिए 21 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान में लेकर आता है पानी। ठीक है, इससे क्या, इस पे हमारा वार्षिक डैम बना हुआ है। ये पानी हमारे हाउस होल्ड के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये नौशेरा और जो बाकी सिटीज़ हैं आसपास के, पेशावर वगैरह, उनको सैराब करता है, वहाँ पर जो पानी आ रहा है वो भी यहीं से आ रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कुरम एजेंसी, जो सॉरी कुरम रिवर है, नॉट एजेंसी, कुरम रिवर भी आ रहा है अफगानिस्तान से, जो कुरम एजेंसी के पास है, कुरम एजेंसी में गिरता है आके पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये सारे इन रिवर्स पे क्या है, इन रिवर्स पे हमारा दारोमदार है, हमारा एग्रीकल्चर है अगेन। अब इसमें मसला ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, नो ट्रीटी विद अफ़गानिस्तान, कोई ट्रीटी नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ। अब इंडिया के साथ तो हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ कोई ट्रीटी नहीं है। दैट मीन्स अफ़गानिस्तान जो मर्ज़ी करे पानी को मोड़ दे, पानी को रोक दे, पानी को डाइवर्ट कर दे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, अब यही किया इंडिया ने। आपको मैंने बताया था, अगर आपने मेरी अफगानिस्तान की लेक्चर सीरीज़ देखी हो, तो तालिबान की गवर्नमेंट से पहले इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जो वहाँ की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी की, या उससे पहले हामिद करजई की भी, तब भी। अब क्या किया इंडिया ने, तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान में, डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, एजुकेशन में, ब्ला ब्ला ब्ला।
तो इंडिया ने वहीं से बैठ के एक तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा था, और साथ साथ उसने क्या किया, जो ये चीज़ देखी कि क्योंकि रिवर्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहे हैं और कोई ट्रीटी भी नहीं है, तो इंडिया ने जो इंडिया का वाटर ऑफेंसिव था वो इंडिया ने अफगानिस्तान से भी स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया ने डैम्स बनाना शुरू कर दिए, शहतूत डैम है, ठीक है, पाक अफगानिस्तान दोस्ती डैम जिसको बोलते हैं, सॉरी नॉट सॉरी, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं, सलमा डैम है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया डैम्स बना रहा है अफगानिस्तान के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई ट्रीटी नहीं है इंडिया अफगानिस्तान के साथ, तो हम उसको रोक नहीं सकते, और इंडिया ने ये डैम बना भी लिए हैं बाय द वे। ठीक है, अब पर थैंकफुली अब तो वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, तो अब हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, हम तालिबान के साथ बैठें और हम एक ऐसी ट्रीटी बनाएं, ठीक है, ताकि हम समहाउ इस वाटर ऑफेंसिव को काउंटर कर सकें। लेकिन स्टिल देखो, तालिबान 15 अगस्त से गवर्नमेंट में आए हैं, हमने अभी तक उनसे पानी के बारे में कोई ऐसा बड़ी बात नहीं की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अफगानिस्तान के मसले को अच्छे से संभालना होगा, देखना होगा, और ये ट्रीटी आपको सम हाउ कोई ना कोई एक एग्रीमेंट, कोई एक ट्रीटी करनी पड़ेगी अफगानिस्तान के साथ पानी के मसले पे। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाउ अब देखो, ये वाटर क्राइसिस हैं, इससे क्या हो रहा है, अभी मैं आपको सरसर से पॉइंट्स बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, ये खुद समझ लेना, लिख लेना कि वाटर क्राइसिस क्या है, वाटर के इम्पैक्ट्स क्या होंगे अगर पानी कम होगा तो। देखो, उससे अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, लोग अर्बन सिटीज़ में मूव करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 से क्या होगा, उससे वाटर से क्राइसिस से ये होगा कि आपकी जो नेशनल यूनिटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। कैसे, सिंध कहेगा पंजाब मेरा पानी रोक रहा है, पंजाब कहेगा सिंध की वजह से मुझे पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो दंगे फसाद, इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, इसका फ़ायदा उठाएगा जो जो नेशनलिस्ट होते हैं। ठीक है, वो लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो आपकी जो जो यूनिटी है उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, आपकी नेशनल इंटीग्रेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, और इसकी बहुत बड़ी जो मिसाल हमें मिलती है वो कालाबाग डैम मिलती है। ठीक है, जिस पे छोटे प्रोविंसेस एक तरफ हैं, बड़ा प्रोविंस एक तरफ है, इसी वजह से है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है, यूनिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एग्रीकल्चर तकरीबन हमारा 23% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर एग्रीकल्चर नीचे जाएगा, दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, साथ आपकी बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स भी नीचे आएगी, उनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरा अर्बनाइजेशन, फिर एनर्जी प्रोडक्शन, जब पानी कम होगा, आपके डैम्स में पानी नहीं होगा, तो आपकी जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं बनेगी, तो आपके जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो और बढ़ेंगे। ठीक है, फूड शॉर्टेजेस, अगेन सेम पॉइंट, एग्रीकल्चर, पानी और फूड, ये आप खुद लिख सकते हो। फिर इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट से भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये सारे इम्पैक्ट्स होंगे, ये सारे अब इस पर अपने खुद, और इसमें वो चीज़ें खुद से ऐड कर सकते हो, मैं जस्ट आइडिया देने के लिए 4-5 चीज़ें लिख ली हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इम्पैक्ट्स क्या हैं। इसमें जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो ऐड कर लेना, और इसमें यू कैन राइट मैनी थिंग्स अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, अगेन मोर एंड मोर डैम्स, ट्रीटी विद अफगानिस्तान, ये भी यहाँ पे ऐड कर लो कि आपने अफगानिस्तान से कोई ट्रीटी साइन करनी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम पॉइंट है, दैट इज़ स्मॉल डैम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि पाकिस्तान को स्मॉलर डैम्स बनाने पड़ेंगे। देखो, जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े हैं, तरपेला, मंगला, या जैसे अभी भाषा वगैरह बन रहा है, इनमें क्या है, एक तो टाइम देखेंगे, इसमें आपके 5 से 10 साल लग जाते हैं, पैसा बहुत लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डॉलर चाहिए, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपकी इकोनॉमी इस टाइम पे सिचुएशन में नहीं है कि आप कर सको। तो आप क्या करो, अब वो काम करो जो 2013 से लेकर 2018 तक केपी की गवर्नमेंट ने किया था, कि जो आपको छोटी सी एक बेहतर जगह मिले जहाँ पे पानी स्टोर होता है, वहाँ पे छोटे मोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना लो, वहाँ से आप लाइट दे दो, पानी स्टोर करके आप लाइट दे दो, या पानी स्टोर कर लो 5-6 विलेजेस के लिए, 10 विलेजेस के लिए, छोटे मोटे शहर के लिए, तो वो पॉसिबल है। तो स्मॉल डैम्स, इसमें क्या होता है, ये एक तो पैसे भी कम लगेंगे, इकोनॉमी पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, कर्जा भी नहीं होगा, और साथ साथ आप जल्दी से इस काम को कर भी पाओगे। ठीक है, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में। डिफॉरेस्टिंग, फॉरेस्ट होगा तो बारिश, मैंने पता ना, ट्रीज़ का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी रेन के साथ, रेनफॉल के साथ। ठीक है, तो आप डिफॉरेस्टेशन ना करो, रदर यू शुड गो फॉर एफॉरेस्टेशन, प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन यू हैव द अवेयरनेस कैंपेन्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
देखो आपकी जो पॉपुलेशन है मोस्टली, जो आपका हिस्सा है 40 to 50%, वो आपका देहातों में रहता है। वो बेचारा, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज एजुकेशन नहीं है वहाँ पर, तो वो इतनी अवेयर नहीं है। आपको वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन करनी पड़ेगी, जैसे आपने कोविड के केस में किया था कि आपने कैंपेन्स की थी, ठीक है, आपने टीवी कमर्शियल एड्स चलाए, फ़ोन पे, हर चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा कोविड के बारे में अवेयरनेस फैलाई। सो यू नीड टू डू दिस राइट नाउ। अभी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। पानी पे थोड़ा बहुत टैक्स लगा दो, ये भी करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी आप ऐड करो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे चाइना ने की है, ठीक है। बाय द वे सी पैक के थ्रू पाकिस्तान और चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर पे अब करने लगे हैं टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा तो सी पैक की मेरी वीडियो अवेलेबल होगी, वहाँ पे जाके पढ़ लेना कि वाया सी पैक अब हम टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली बट श्योरली इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में। इससे ना तो हमारी ये इससे एक तो हमारी यील्ड बढ़ेगी, दूसरा हमारा पानी की जो किल्लत है वो भी कम हो जाए, जो पानी की ज़रूरत है वो भी कम यूज़ होगा पानी यानी कि, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें ड्रिपिंग और बाकी सारे वो मेथड्स भी आ जाते हैं। और ट्रांसबाउंड्री इश्यूज़ को आपको टैकल करना पड़ेगा। इनके मैं वे फॉरवर्ड्स, इनके जो सोल्यूशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ तेज़ बोल रहा था तो आप वीडियो को थोड़ा यू नो कम स्पीड में देख लेना। और कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना, आई ट्राई टू आंसर एज मच पॉसिबल। प्लस जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।